हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। देखो आज फिर से हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स कल का वीडियो नहीं देखें वो जाकर प्लेलिस्ट पर देख लो। अभी से लेके एग्ज़ाम तक हम लोग हर रोज़ एक एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग का क्या है, दूसरा दिन है। इससे पहले हम लोग एक सैम्पल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और अभी भी 8-9 दिन बचा हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर का, जो भी घर में है अरिहंत या ओसवाल उसे सॉल्व कर लो। कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में क्या होगा, अच्छा जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स देखो, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, आज हम लोग का दूसरा दिन है। तो ये दूसरे दिन का कौन सा सैम्पल पेपर है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटेन एज a x क्यू वाई स्क्वायर एंड b x y क्यू वेयर x y आर prime number, then the result obtained by dividing the product of the positive integer by the LCM a और b। देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और फिर क्या कह रहा है कि इसका जो भी इसका क्या कह रहा है, प्राइम नंबर है ये, और फिर कह रहा है क्या कि डिवाइड करना है इसके प्रोडक्ट को, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसके एलसीएम से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स क्यू वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाई क्यू है। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स क्यू और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स 4 आ जाएगा और वाई स्क्वायर और वाई क्यू मल्टीप्लाई होके वाई टू द पावर 5 आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है, तो इसके एलसीएम से डिवाइड कर देना है। इसके एलसीएम से डिवाइड करना है और इसका एलसीएम देखो कल बताए थे कि जो एलसीएम होता है ना वो हाईएस्ट पावर होता है और इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे, देखो x वाले में हाईएस्ट पावर एक्स क्यू आ रहा है और y वाले में जो हाईएस्ट पावर है वो वाई क्यू आ रहा है। जैसे ही इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, वाई क्यू से वाई क्यू यहाँ पे कैंसिल होगा, क्या बचेगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है और हम देखेंगे एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना ईजी था, क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था और उसके एलसीएम से डिवाइड करना था। तो ये हमारा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज 2 0 1 0 एंड द 0 इज 3, फिर लिखा है 1 0 एंड द 0 इज 4 नो 0। देखो इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को जो काट रहा है ना, जो एक्स एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही इसका 0 होगा। यानी देख लो एक्स एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसका जो 0 होगा वो क्या होगा, 1। एक्स एक्सिस जितने बार कटेगा ग्राफ में वो इसका 0 कहलाता है। तो यहाँ पे देख लो कि एक्स एक्सिस एक बार कट रहा है, इसका मतलब इसका जो 0 होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 एंड द 0 इज 3, इसका 0 क्या होगा 3। तो यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देखते रहो, समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब देख लो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का लिखा हुआ है द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो फिगर दिया हुआ है ये पैरेलल लाइन का है। देखो ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइंस का जो यहाँ पे फॉर्मूला कह सकते हैं, तो ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइंस का होता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे कि ये जो होता है ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन है हमारा। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज। देखो यहाँ पे ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और जब डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा तो हम आराम से नेचर ऑफ रूट्स पता कर लेंगे। देखो नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मतलब d निकालना है, तो d इक्वल टू क्या होता है बताओ, b² माइनस 4ac होता है, यही ना होता है।
बताओ इसमें b क्या है, तो -6 है, यहाँ पे लिख देंगे -6 का स्क्वायर, फिर 4ac, a के जगह क्या दिया है 9 दिया हुआ है, और c के जगह क्या दिया हुआ है, तो c की जगह -2 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 9 4 जाए 36 को 2 से करेंगे तो 72 आएगा। जैसे ही इसे हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 108 मिलेगा, ठीक है। और 108 देखो डी से क्या है, बड़ा है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, और जब डी से जब बड़ा आएगा तो क्या कहलाता है वो, टू डिस्टिंक्ट रूट ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखो डी से जब भी बड़ा आएगा डिस्क्रिमिनेंट, जब भी 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा आता है यानी निगेटिव आ जाएगा तो नो रूट्स होगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, टू इक्वल रूट्स कहेंगे। ये हम कल बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज ऑफ वन ऑफ द AP इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो वो कह रहा है 2 AP है, और 2 AP का पहले AP का जो पहला टर्म है वो -1 दिया हुआ है, और दूसरे AP का पहला टर्म जो दिया हुआ है वो -8 दिया हुआ है। अब हमें क्या कह रहा है क्या कि उसके फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड कीजिए। ये फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, चलो करते हैं। देख लो फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि A4, देखो फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, तो देखो पहला फोर्थ टर्म ये लिख सकते हैं और दूसरे AP का फोर्थ टर्म ये लिख सकते हैं, यही नहीं लिखेंगे। अब देखो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म जो भी होता है वो होता है A+3D होता है, और देख लो कि अगर दूसरे टर्म का अगर हम लिखना चाहे फोर्थ टर्म तो B प्लस क्या होगा 3D लिखेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है तो D के जगह हम D ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो A+3D लिखेंगे, फिर माइनस को B से करेंगे तो माइनस B आएगा, और माइनस को इस 3D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -3D। देखो 3D से 3D कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, तो A-B बच रहा है। अब सभी स्टूडेंट्स बताओ कि A का वैल्यू जो है फर्स्ट AP का जो A है वो क्या दिया हुआ है, तो -1 है, और दूसरा AP का जो फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ था वो क्या था, तो -8 था। हम जैसे ही पुट करेंगे इसका वैल्यू तो आ जाएगा -1 + 8, यानी 8 - 1 क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो चुका है। देखेंगे 7 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर C में हमारा 7 है। तो देखो इसके आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 5 6 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। कह रहा है क्या कि x एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, और x एक्सिस पे एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है दो भागों में, तो कह रहा है किस रेशियो में इसे डिवाइड किया जा रहा है। देखो सेक्शन फार्मूला यूज होगा इसमें, सभी स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे देख लो सेक्शन फार्मूला यूज करके हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट हम खींच देंगे, यहाँ पे पहले खींच दिए। अब यहाँ इस लाइन सेगमेंट का नाम दे दिए हम A और B। देखो A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 - 3, और B का वैल्यू दिया हुआ है 5 6। देखो यहाँ पे 2 - 3 लिखेंगे और B का वैल्यू लिखेंगे 5 और 6 लिखेंगे, और कोई बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इसको ना डिवाइड कर रहा है। अब कितने कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही निकालना है, और ये जो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे जो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x, 0 होता है, ये बात याद रखना। अभी देख लो कि इसमें क्या लिखेंगे, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, हमें y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो y वाला जो सेक्शन फार्मूला है वो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, क्या है, तो my2 + ny1 / m+n। देखो सेक्शन फार्मूला जो होता है बीच वाला जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका जो फार्मूला था x वाले का वो हम छोड़ दिए, क्योंकि x के जगह पे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या किए कि y वाला वैल्यू लेके बना रहे हैं। तो y के जगह पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया है तो 0 ले लेंगे। m के जगह पे कुछ नहीं पता, हम इसको k/1 लेके बनाएंगे, ठीक है। m के जगह पे
के ले लिए हैं और n के जगह पे 1 ले लिए, ऐसे ही बनता है ना k/1 लेके। तो m के जगह पे क्या करेंगे, k डाल देंगे और y2 के जगह क्या लिखेंगे 6 डाल देंगे, फिर n के जगह पे 1 और y1 की जगह पे देखो -3 डाल देंगे और फिर क्या लिखेंगे m + n मतलब k+1। k+1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 6k आएगा मल्टीप्लाई करने पे, -3 को 1 से किया -3 आ गया। अब देखो इस -3 को उठा के 0 के इस साइड लाएंगे, +3 हो जाएगा, यानी 6k = 3 आ रहा है। 3 और ये 6 इधर आके डिवाइड आ रहा है, यानी k का जो वैल्यू आ रहा है, वो 1/2 आ रहा है, यानी m/n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो 1/2 आएगा। तो देखो 1/2 देखेंगे, 1/2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1/2 है। तो सभी को ये समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये सेक्शन फार्मूला है। जो भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया इसे बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है ए पॉइंट xy इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। कह रहा है हाउ मच सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स स्थित होंगे। देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, ऑरिजिन से कह रहा है 5 यूनिट दूर ऑरिजिन से 5 यूनिट दूर जो है कोई पॉइंट स्थित है। अब कह रहा है क्या कि इसमें इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो है कितने होंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो इधर आता है, तो इधर वाले थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट होंगे। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 5 यूनिट्स दिया हुआ है, यानी 5 यूनिट्स कहीं पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी 5 यूनिट्स हो सकता है, यानी क्या मैनी होगा, इनफाइनाइटली मैनी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे मैनी लगा देंगे, इसमें इनफाइनाइटली मैनी होगा, इसका थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इन ट्रायंगल ABC में कह रहा है DE पैरेलल AB दिया हुआ है और फिर AB = A दिया हुआ है, फिर DE = क्या दिया है X, B = B और EC = C दिया हुआ है। सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो AB के जगह पे क्या लिखा है, AB के जगह पे A लिखा हुआ है, DE के जगह पे देखो, DE के जगह पे क्या है DE के जगह पे X दिया हुआ है, BE के जगह पे स्मॉल b दिया हुआ है और EC के जगह पे स्मॉल c दिया हुआ है। देखो ये चीज़ दिया हुआ है और हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो कह रहा है क्या, आप इसमें देन x एक्सप्रेड इन द टर्म ऑफ ABC, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, ABC के टर्म में फाइंड करना है x का वैल्यू। देखो कैसे फाइंड होगा, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स का ये पैरेलल है, AB जो है वो DE के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। मतलब एक बड़ा ट्रायंगल में देख लो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमारा दिख रहा है ABC ये, और एक छोटा वाला ट्रायंगल DEC ये दोनों ना सिमिलर हो जाएगा और एक कॉमन एंगल है और एक हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल जो मेरा दिख रहा है उसमें ये एंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है उसमें ये एंगल, एक एंगल ये इक्वल हो रहा है और फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल C और छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल C, यानी दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होता है। तो सेम रेशियो करेंगे, देखो बन जाएगा। देखो इसका जो AB होगा वो इसके DE के सेम रेशियो में होगा, ठीक है, और इसका जो BC होगा BC वो इसके BC जो होगा इसका EC के सेम रेशियो में होगा। देखो AB का जो वैल्यू है वो क्या है, A है, और DE का वैल्यू देखो, DE का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, DE का वैल्यू दिया हुआ है X। फिर देखेंगे BC का वैल्यू, B से लेके C तक का वैल्यू दिया है B+C और EC का वैल्यू दिया है C, यही ना दिया हुआ है। अब देखो हम x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, c को a से करेंगे तो मिलेगा ac,
और x को b प्लस सी से करेंगे तो मिल जाएगा ये। AC अपनी जगह पे b प्लस सी को उठा के इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा, यानी AC बाई बी प्लस सी होगा। तो देखेंगे AC बाई बी प्लस सी ऑप्शन नंबर बी में है। देखो क्वेश्चन 8 भी हमारा इजी था, तो क्वेश्चन 8 हमारा बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा है। देखो क्वेश्चन 9 में क्या है, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। देखो O जो है वो सेंटर ऑफ सर्किल है। उसके बाद फिर कह रहा है क्या, PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। ये जो PQ है वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द टेंजेंट PR एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे कह रहा है ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर कह रहा है क्या, देन द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। कह रहा है क्या कि वो जो कॉर्ड है वो सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये O का वैल्यू फाइंड करना है, सेंटर पर का एंगल फाइंड करके बताना है। तो देखो कैसे फाइंड होगा, हम लोग जानते हैं कि ये जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस ये टेंजेंट पे क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाते रहता है, यानी ये 50 है और टोटल क्या था, टोटल हमारा 90 डिग्री है। तो ये क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आएगा। और देख लो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी दोनों साइड हमारा क्या है, इक्वल है। ये 40 होगा तो इधर भी 40 ही होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से 40 40 80 हो गया, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से 100 डिग्री। देख लो ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, इसका कोई प्रोसेस अभी यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये अभी हम MCQ बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। PQ इक्वल टू 12 दिया है, QR इक्वल टू 15, RS इक्वल टू 14 और कह रहा है SP को फाइंड कीजिए। SP का वैल्यू फाइंड करना है। देखो SP का वैल्यू फाइंड करना है। और देख लो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम या क्वेश्चन पढ़े थे कि जो अपोजिट साइड्स थे इसका, यानी PQ और SR जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, तो PS और QR के इक्वल होता है। क्वेश्चन था या एग्जाम्पल था NCERT का, देख लो इस तरीके का था। तो PQ की जगह 12 लिखेंगे और SR की जगह क्या लिखेंगे, 14। PS नहीं पता है, QR पता है 15। ये दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा और ये 15 इधर आ गया। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। यानी PS का वैल्यू हमें 11 मिल रहा है और 11 देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 11 है। तो देखो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अभी तक देखो सारा क्वेश्चन इजी ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो साइन थीटा का वैल्यू A/B दिया हुआ है और कॉस थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा का वैल्यू A/B दिया हुआ है और कॉस थीटा फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना कि जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो यूज कर देना, बन जाएगा। क्या है कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला यूज कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब A/B का होल स्क्वायर करेंगे, यानी A²/B² हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ना क्या करेंगे हम, B² आ जाएगा LCM। तो यहाँ पे क्या करेंगे, B² माइनस A² लिखेंगे, ठीक है। अब देखो B² माइनस A² रूट में ही रहेगा, लेकिन ये B² बाहर निकल के B हो जाएगा। और देखेंगे कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, तो देख लो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर C ऐसा ही है। समझ में आ गया ये कौन सा फॉर्मूला में बना है। तो हम यूज किए हैं कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पे बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, तो sec A + tan A इंटू में लिखा है 1 माइनस साइन A। देख लो ये भी क्वेश्चन इजी है, तुम लोग से आराम से बनेगा। क्या लिखा हुआ है लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है sec A + tan A और इंटू में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन A, यही चीज लिखा हुआ है। तो sec A को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos A लिखेंगे, tan A को लिखेंगे sin A/cos A, और 1 माइनस साइन ए को ना हम 1 माइनस साइन ए ही लिखते हैं, ठीक है।
नीचे देख लो कॉस ए आ गया हमारा एलसीएम, पहले ब्रैकेट का काम कर रहा है, 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे रहने देंगे, और इधर क्या लिखेंगे तो 1 माइनस साइन ए ही रहने देंगे। ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी अलजेब्रा का है। क्या लिखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे कॉस ए जैसे है वैसे लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए जैसे है वैसे रहने देंगे। एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा ऊपर कॉस ए बचेगा। तो हम कॉस ए में टिक लगा देंगे। कॉस ए हमारा ऑप्शन नंबर डी में है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी में हमारा कॉस ए है, तो हम कॉस ए में टिक लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तो इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। देखो एक पोल दिया हुआ है, एक पोल दिया हुआ है और ये 6 मीटर ऊंचा पोल है, और इसका जो शैडो बन रहा है वो 2√3 मीटर का शैडो बन रहा है। कह रहा है एंगल निकाल दीजिए। जब भी एंगल परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो टेन थीटा लगा देना। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। 2 3 जा 6 कट गया। देखो 3/√3 आ रहा है। अब √3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो √3 बार पढ़ेंगे। √3 आ रहा है। अब √3 बताओ 10 में √3 कब आता है तो tan 60 बराबर √3 होता है। इसका मतलब जो tan थीटा का वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। tan 60 बराबर √3 होता है। तो हम tan थीटा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना 60, हाँ 60 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 पे आते हैं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो। अब हम लोग 14 पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और ये कंपटीशन वाले में भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ पे देख लो फिर से ये क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा हुआ है तो इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो सर्किल का रेडियस फाइंड करना है और दोनों का पेरीमीटर और एरिया, सर्किल का पेरीमीटर और एरिया इक्वल है। अब बताओ सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr और एरिया होता है πr²। देखो पाई से पाई सामने सामने हम काट दिए, ठीक है। एक आर से एक आर काट दिए, 2 = r बच रहा है, यानी 2 यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा इट इज ए प्रपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन लोकेलिटी द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज। देखो कह रहा है एक बड़ा सा पार्क है और उस बड़े से पार्क का रेडियस फाइंड करना है। यदि छोटे छोटे दो पार्क के एरिया को मिलाकर एक बड़ा पार्क को बिल्ड किया गया, बनाया गया है, तो उस बड़े वाले पार्क का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो कौन सा छोटा पार्क है तो एक का दिया हुआ है 16 मीटर डायमीटर और दूसरे का दिया है डायमीटर 12 मीटर। चलो हम पिक्चर बना के दिखाते हैं। देखो एक के यहाँ पे हम बना रहे हैं, एक दिया है 16 मीटर, यानी इसका डायमीटर 16 है तो ये रेडियस 8 मीटर हो जाएगा और ये 6 मीटर हो जाएगा। ये दोनों पार्क को मिला करके, दोनों पार्क के एरिया को मिला करके एक नया पार्क बनाया गया है जिसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये दोनों पार्क के एरिया को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला पार्क का एरिया आ जाएगा। तो हम करते हैं, बना देते हैं, ईजी है ये। क्या लिखेंगे तो बड़ा वाला पार्क का एरिया होता है πr² और इस दोनों पार्क के एरिया को जोड़ेंगे तो होगा पाई कैपिटल, इसको r1 ले लेते हैं, इसको r2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको r1 ले लेते हैं, इसको r2 ले लेते हैं। तो क्या होगा जब दोनों पार्क के एरिया को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेगा, हम ऐसे बना दिए, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। r² = क्या लिखेंगे, देखो r1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6, r2 का वैल्यू दिया है 8, तो यहाँ पे 6² और 8² लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r² = 36 + 64, और पता है 36 + 64 100 होता है, और जब 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। और हम देखेंगे 10 मीटर
ऑप्शन नंबर ए में है। तो 15 का जो ए नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखो अभी तक तो सारा इजी है, यहाँ पे देख लो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है। क्या लिखा हुआ है? तो देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड टू ए यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्किल। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द एबव said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region. देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? तो वो जो क्या, वो जो डॉट है, जो भी डॉट है वो सैडेड रीजन में आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और सैडेड रीजन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम बता दे रहे हैं क्या है सैडेड रीजन। तो ये वाला सैडेड रीजन में वो डॉट आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। एक स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है, और कह रहा है इसमें रेड सर्किल है, दिख नहीं रहा है रेड सर्किल, और ये सैडेड रीजन जो दिख रहा है इसमें एक डॉट आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सबसे पहले तो सैडेड रीजन का एरिया पता करेंगे कि ये सैडेड रीजन का एरिया है कितना। तो देखो सैडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर। साइड दिया हुआ है 2a, यानी डायमीटर क्या हो जाएगा 2a, और रेडियस इसका हो जाएगा a, ठीक है। देखो रेडियस a हो जाएगा, यानी पाई a स्क्वायर इसका सर्किल का एरिया आएगा। किस में से माइनस करना है? तो स्क्वायर के एरिया में से, और स्क्वायर का एरिया जब निकालेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो क्या मिलेगा 4 माइनस पाई मिलेगा। ये क्या आया? तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन आया, एरिया ऑफ सैडेड रीजन आ गया a स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई आ गया। अब देख लो हम टोटल ये क्या दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ हमारा टोटल जो दिया हुआ है वो क्या है, स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो हमारा होगा ns, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ns, और एरिया ऑफ जो सैडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो होगा वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स। ns को क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स बोलते हैं, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। 4 माइनस क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, 4 माइनस पाई। देखो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NE बाई NS, NE बाई NS, और NE का वैल्यू हम क्या निकालें, a स्क्वायर 4 माइनस पाई निकालें, और NS जो दिया हुआ है वो है 4a स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर बी में है। देखो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या है? तो देखो आगे जो दिया हुआ है वो है कार्ड वाला क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 कार्ड ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। कह रहा है क्या कि 2 कार्ड किस में से मिसिंग है, तो हार्ट में से, और 4 कार्ड जो है वो स्पेड्स में से मिसिंग है, यानी 6 कार्ड जो है वो मिसिंग है। 56 कार्ड में से 6 कार्ड निकल गया, यानी जो अब कार्ड की संख्या जो बचा हुआ है वो क्या है, 46 कार्ड बचा हुआ है, 46 कार्ड बचा हुआ है, यानी 52 रहना चाहिए। अब जो बचा हुआ है वो कितना है, तो 46 ही बचा हुआ है मात्र। तो NS जो होगा, टोटल आउटकम्स जो होगा वो क्या होगा, 46 होगा, देख लो, ठीक है। और इसमें से कह रहा है क्या, ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। और ब्लैक कार्ड हम लोग जानते हैं कि जो ब्लैक कार्ड होता है वो क्या होता है, स्पेड्स जो होता है वो ब्लैक होता है, और ब्लैक कार्ड में से क्या किया गया है कि 4 कार्ड्स, ब्लैक कार्ड में से क्या हुआ है, 4 कार्ड्स जो है वो स्पेड्स में से 4 कार्ड्स मिसिंग है। तो जो NE होगा, देखो ब्लैक कार्ड 26 होता है, और 26 में से हम क्या करेंगे, इस 4 को माइनस कर देंगे, यानी 26 में से 4 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा ब्लैक कार्ड का वो क्या होता है, तो NE बाई NS आता है। अब काटेंगे इसको,
22/46 देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं दिया, ऑप्शन देखेंगे 22/46 हमारा यही हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखो किस चीज़ का अपर लिमिट निकालना है, तो आगे दिया होगा कुछ क्वेश्चन, आगे भी पढ़ते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास का अपर लिमिट निकालना है। देखो जब मोड निकालते हैं तो हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं, और जब मीडियन निकालते हैं तो मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास का अपर लिमिट निकालना है। तो मॉडल क्लास मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी देख लो अधिक होगा वही मॉडल क्लास होगा, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देख लो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस 51 का है। इसका अपर लिमिट फाइंड करना है, और अपर लिमिट क्या होगा, 165 होगा, और 165 हमारा देख लो ऑप्शन नंबर ए में है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और होगा इसमें। 18 हो गया हमारा सॉल्व, 19 और 20 दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या। देखो यहाँ पे असर्शन रीजन है, और फर्स्ट जो मेरा असर्शन है इसको पढ़ लेते हैं पहले, क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। टॉप का मतलब लट्टू होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो टॉप का लट्टू का वो क्या है, तो कह रहा है सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मतलब इस लट्टू का जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर और CSA ऑफ कोन को जोड़ना पड़ेगा। सही बात कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। टॉप इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर। ये जो टॉप है वो कब प्राप्त हुआ, तो हेमिस्फेयर और कोन को क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है। तब जाके ये इसका सरफेस को हम एक साथ जोड़े, तब जाके ये टॉप जो है वो ऑब्टेन हुआ, ज्वाइन किए तब हुआ। तो ये तो सही बात कह रहा है, यानी क्या असर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू है। तो और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा लेना, ये भी क्वेश्चन हमारा बन चुका है। 19 नंबर इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 20 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और 20 मार्क्स लाना है। तो रोज जो है ये हम सेट हम कंप्लीट करेंगे 20 मार्क्स का, ठीक है। और लास्ट डे हम क्या करेंगे, एक पूरा सेट्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई सारा उसमें बताया जाएगा। तो देखते रहना अच्छे से। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो दिया हुआ है असर्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है, -5 -5/2 0 5/2 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही बात है। देखो यहाँ -5 है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो -2.5 आएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 5/2 है, यानी 2.5 आगे बढ़ रहा है। मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2.5 है। आगे क्या दिया था, द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो कह रहा है क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ऐसा बात बोल रहा है। यानी ये फॉल्स बात बोल रहा है। ए सही है और आर जो है वो फॉल्स है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो देखो आज हम क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करो, अच्छे से इसे देखो और प्रैक्टिस करो। तो 1 से 20 तक 20 मार्क्स का सेक्शन ए आज कंप्लीट कर चुके हैं, और जितना भी सैम्पल पेपर हम ख़त्म करेंगे लास्ट डे सभी का हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव यानी सेक्शन बी, सी, डी, ई को सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो।